सीएम योगी के 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन आज नए आयकर भवन में लोकार्पण में होंगे शामिल। स्वामी प्रसाद मौर्य आज दिल्ली में दिखाएंगे ताकत, कार्यकर्ता सम्मेलन से भरेंगे हुंकार, पार्टी की आगे की रणनीति का करेंगे खुलासा। राज्यसभा चुनाव को लेकर बढ़ी खींचतान, राजा भैया से मिले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। हलाल सर्टिफिकेट मामले में पूर्व सांसद महमूद मदनी से पूछताछ, यूपी एसटीएफ ने 6 घंटे तक किए सवाल। आरओ परीक्षा पेपर लीक होने के मामले में 23 फरवरी को महापंचायत करेंगे प्रतियोगी छात्र, लोक सेवा आयोग के सामने करेंगे नारेबाजी। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर में सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां आज सीएम केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ नए आयकर भवन के लोकार्पण में शामिल होंगे। वहीं सीएम 1040 करोड़ की 20 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये कार्यक्रम गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में किया जाएगा। सीएम योगी बीते दिन गोरखपुर में थे। आपको बता दें, गोरखपुर को 175 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मिलने वाली है। शुक्रवार से मुख्यमंत्री योगी का ये दौरा आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी गोरखपुर को लेकर काफी ज्यादा संजीदा रहते हैं। अक्सर सीएम योगी जब भी गोरखपुर पहुंचते हैं, यहाँ जनता से भी मुलाकात करते हैं, लोगों से हालचाल भी लेते हैं और लोगों की समस्याओं को भी सुनते हुए निपटारे की बात करते हैं। वहीं एक बार फिर से सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर हैं और इस 2 दिन के दौरे पर आज नए आयकर भवन का लोकार्पण होने वाला है, जहां सीएम के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहेंगी। सीएम योगी आज करोड़ों की सौगात गोरखपुर को देने वाले हैं। यहां बताया जा रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री थोड़ी ही देर में पहुंचने वाली हैं, जहां पर पहले से ही तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी नजारा देखने को मिल रहा है। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी धनेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनेश, आज किस तरह का कार्यक्रम गोरखपुर में होने वाला है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, जब भी सीएम योगी आते हैं तो गोरखपुर के लिए कहा जाए कि हर बार कुछ न कुछ सौगात देते हैं। तो जैसे कि बात की जाए, आज की बात किया 2 दिवसीय दौरे गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है। बात की जाए, गोरखपुर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है। 1040 करोड़ की 20 परियोजनाओं का सौगात देंगे गोरखपुर वासियों का। बीडा में 120 एकड़ आवासीय टाउनशिप योजना का करेंगे लॉन्च। प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट एवं फूड पैकेजिंग यूनिट का शिलान्यास करेंगे जी सीएम योगी। जी धनेश, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अगर बात की जाए तो सीएम योगी के आने को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का किस तरीके का जखीरा यहाँ देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, बात की जाए, सीएम योगी का आना जाना गोरखपुर लगा रहता है, तो उसको देख के सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहती है। और कार्यक्रम स्थल पे पहले जैसे जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं तो 2 दिन 3 दिन पहले से यहाँ के जो जिला अधिकारी है, एसएसपी है, सारे लोग अपना डाक स्क्वाड के साथ सारी चीजें जो व्यवस्था जो है उनको निरीक्षण करते रहते हैं। एक पॉइंट पे सारी चीजों को बात कराते हैं कि कहीं भी किसी प्रकार की चूक ना हो जाए, कहीं भी किसी प्रकार के जो कार्यक्रम में आने वाले लोगों उनको कोई दिक्कतें ना हो, सारी निगरानी रहती है। कैमरे और ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रहती है, कहीं भी किसी प्रकार की कोई चूक ना हो जाए। सारे अधिकारी लगातार भ्रमण कर सभी सुरक्षा व्यवस्था को या कार्यक्रम स्थल को सभी अच्छे तरीके से निरीक्षण करते हैं, कहीं भी किसी प्रकार की कार्यक्रम स्थल या कार्यक्रम में किसी प्रकार की चूक ना हो जाए। जी धनेश, बताया जा रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाली हैं। क्या कोई और बड़ा नेता और मंत्री भी इस कार्यक्रम में पहुंच सकता है? जी बिल्कुल, आयकर भवन का आज जो है लोकार्पण के योगी आदित्यनाथ को उसमें निर्मला सीतारमण भी रहेंगे, साथ ही में तो भी मौजूद रहेंगे। आसपास के जो ग्रामीण विधायक विपिन सिंह हो गए और जो अगल बगल के जिलों जो विधायक विधानसभा विधायक है प्रदीप शुक्ला और अन्य जो है
हरदी विधानसभा के, तो सभी लोग विधायक और जो है सांसद मौजूद रहेंगे कार्यक्रम में। सभी कोशिश कर रहे हैं कि सभी सुरक्षा की व्यवस्था की चाक चौबंद है, सबसे सबसे निगरानी लगी है। 2 दिन पहले से सारी चीजों को देखा जाता है और देख रेख कर रही है। अभी कुछ देर में ही सीएम योगी आएंगे और गोरखपुर वासियों का सौगात, एक बड़ा सौगात देंगे। जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद धनेश। समाजवादी पार्टी से अलग होने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य आज दिल्ली में अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। उन्होंने हाल ही में अपनी नई पार्टी बनाई है। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन करने वाले हैं और यहां पर अपना सियासी रुख भी पेश करने वाले हैं। अपनी पार्टी की आगे की रणनीति का भी खुलासा इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा का साथ छोड़ा है और फिर अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया और एक दिन पहले ही उन्होंने अपनी नई पार्टी का ऐलान किया था। पार्टी के झंडे को भी उन्होंने जनता के सामने पेश किया और कहा कि उनकी अनदेखी हो रही है, उन्हें पार्टी इग्नोर कर रही है, जिस वजह से अब वो सपा के साथ भी नहीं रहेंगे। और एक बार फिर से 8 साल पुराने इतिहास को दोहराते हुए उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई जिसका नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी रखा। बताया जा रहा है कि आज दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी की ताकत दिखाने वाले हैं। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या रणनीति है, पार्टी में किस तरह का काम होने वाला है, ये भी स्वामी प्रसाद मौर्य बताएंगे। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, दिल्ली में आज स्वामी प्रसाद मौर्य का जो कार्यक्रम है, क्या इसमें कोई और नेता भी शिरकत करने वाला है? स्वप्निल, अगर बात की जाए स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो मैं आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो दिल्ली में कार्यक्रम कर रहे हैं, वहां पे शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अभी तक कोई सामने निकल कोई बात नहीं आई है कि वहां पर कोई और भी नेता शामिल होगा। लेकिन ये चीज आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य वहां पर दिल्ली में एक बार अपने कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन करेंगे और वहां पर हुंकार भरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी से अलग होने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य आज दिल्ली में अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने हाल ही में अपनी एक नई पार्टी भी बनाई है। आपको बता दें कि दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी अपने पार्टी का नाम उन्होंने दिया है। और एक चीज और है कि उन्होंने अब इस कार्यकर्ता सम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य अपना सियासी रुख अख्तियार करने वाले हैं। 2024 के लोकसभा के चुनाव में वो एकला चलो, जो एक तरफ से आपसे कहा जाए कि जैसे ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा दिया था, उसी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कह दिया है कि इनसे मैं दूर हो चुका हूँ, उनके साथ मेरा जाने का अब सारे रास्ते बंद है, मैं अकेले चलूंगा और अकेले अपने दम पर 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। राजेश, क्या फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य के अलग होने का या उनकी नई पार्टी बनाने का कोई भी नुकसान सपा को हो सकता है क्या? स्वप्निल, अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के नुकसान की, तो एक चीज आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है पिछड़े वर्ग से आते थे, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से अखिलेश यादव पीडीए का गठबंधन किए हैं, पीडीए को लेकर चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पिछड़ा वर्ग जो है, उस पिछड़े वर्ग से स्वामी प्रसाद मौर्य आते थे, तो कहीं ना कहीं कुछ अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है समाजवादी पार्टी को। लेकिन एक चीज सबसे बड़ी खास बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने जो उनके बयान थे, बेतुके बयान थे, उसकी वजह से जाने जाते थे और उनके बेतुके बयानों से समाजवादी पार्टी में जो ब्राह्मण छवि के नेता थे वो लोग इनका विरोध करते थे। तो जाहिर सी बात है कि जहां एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेतुके बयानों की वजह से जाने जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इसका कोई खास फर्क समाजवादी पार्टी पर नहीं पड़ेगा। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद राजेश। यूपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। सबकी नजरें अब रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर जाकर टिक गई हैं। 2 दिन पहले ही सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल राजा भैया से मिलने पहुंचे थे। नरेश उत्तम ने फोन के जरिए अखिलेश यादव की राजा भैया से बात कराई। ऐसी खबरें भी खुलकर सामने आई थीं और अब खबर आ रही है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और मंत्री जेपीएस राठौर ने भी राजा भैया से मुलाकात की है और राज्यसभा चुनाव
में मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। खबर से जुड़ी अपडेट्स लेकर हमारे सहयोगी अभिनव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिनव, क्या राजा भैया जिस पार्टी का रुख करेंगे, जिसका साथ देंगे, उसे ही राज्यसभा चुनाव में बढ़त मिलने वाली है क्या? का वोट है और उनके साथ भी कई विधायकों का वोट है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों उनको अपने खेमे में लेना चाहती है। हमारे साथ राजा भैया के कुछ समर्थक इस वक्त उनके आवाज पे मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? जी अभिनव, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या उम्मीदें लग रही हैं, क्या राजा भैया भाजपा का रुख कर सकते हैं सपा को छोड़कर, क्योंकि देखिए सपा से उनका पुराना ताल्लुक भी रहा है। अभिनव, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। सपा के बाद अब राजा भैया के दर पर बीजेपी के नेता भी पहुंचे हैं। यूपी की 10वीं राज्यसभा सीट के पेज पर ये सारे दल उलझे हुए हैं। राज्यसभा चुनाव में अपने खेमे में राजा भैया को लाने के लिए सपा और भाजपा दोनों कोशिशें कर रही हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और योगी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर राजा भैया के आवास पर उनसे मुलाकात करने पहुंचे। एक बार फिर से हमारे सहयोगी अभिनव इस खबर पर अपडेट लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिनव, दोनों पार्टीज अब राजा भैया का रुख कर रही हैं। क्या राजा भैया का वोट या फिर उनका किसी पार्टी के साथ शामिल होना राज्यसभा चुनाव में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने जब से अपना 8वां प्रत्याशी संजय सेठ के रूप में उतार दिया है, तब से लगातार सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अब बीजेपी को अधिक से अधिक विधायकों का वोट अपने पाले में लाना होगा। इसके लिए उनको जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया का भी साथ जरूरी है। इसी के लिए आप देख रहे हैं कि ऐसा बताया जा रहा, बीती देर रात भूपेंद्र चौधरी ने संजय सेठ के साथ आकर यही राजा भैया के स्थित इसी आवास पर मुलाकात की थी। और इसके अलावा आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल इससे पहले आके राजा भैया से मुलाकात कर चुके हैं और ऐसी खबरें सामने आई कि उन्होंने अखिलेश यादव से फोन पर बात कराई राजा भैया की। अब देखने वाली बात यह है कि राजा भैया किस पार्टी के साथ जाएंगे। क्या वो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के साथ जाके राज्यसभा चुनाव में उसको समर्थन देंगे, अपना वोट देंगे, या फिर वह समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे और विपक्ष का हिस्सा बनकर आने वाले लोकसभा चुनाव में ताल ठोकेंगे। अभिनव, देखिए दोनों पार्टीज यूपी की बहुत बड़ी पार्टीज है। क्या राजा भैया से मुलाकात होने के बाद किसी भी तरह की कोई खबर सामने आई है कि राजा भैया किस पार्टी का रुख कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए राजा भैया सपा सरकार में मंत्री रहे हैं, नेताजी के लगातार करीबी रहे हैं। इस वजह से वो राजा भैया सपा में भी जा सकते हैं। लेकिन बीते आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव से कई बार बयानबाजी, कई बार नोकझोंक हुई है, जिसके चलते ऐसा लग रहा है कि वो हो सकता है समाजवादी पार्टी में न जाकर मौजूदा सरकार का साथ दें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से भी उनके संबंध बताए जाते हैं। और कई मंच पे आपने कभी देखा होगा विधानसभा से, कभी अयोध्या से, लगातार वह पीएम और सीएम की तारीफ करते नजर आए हैं, जिसके चलते ये उनके समर्थक या अन्य भी लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि राजा भैया सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के साथ ही जाएंगे। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद अभिनव। हलाल सर्टिफिकेट मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। अब इस मामले में पूर्व सांसद महमूद मदनी से पूछताछ हुई है। करीब 6 घंटे तक एसटीएफ ने मदनी से पूछताछ की। आपको बता दें, मदनी हलाल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। महमूद समेत कई लोगों के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज की गई है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द ही लौटेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें लेकर। आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। अब खबर प्रयागराज से है, जहां लोक सेवा आयोग के बाहर आरओ और एआरओ की परीक्षा देने वाले छात्रों का विरोध 11वें दिन लगातार जारी है। परीक्षार्थियों ने अब ऐलान किया है कि वो आने वाली 23 फरवरी को लोक सेवा आयोग के गेट के बाहर महापंचायत करेंगे, जिसमें काफी संख्या में छात्र शामिल होंगे। प्रतियोगी छात्रों ने इसके लिए शहर के अलग अलग हिस्सों में रह रहे प्रतियोगी छात्रों को लामबंद करना भी शुरू कर दिया है। देखिए, विगत 12 दिनों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्य द्वार पे हम लोग बैठे हैं, लेकिन अभी तक अंदर बैठे हुक्मरानों के कानों में जूं नहीं डल रही है। हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है, हमसे बात नहीं करने को तैयार है, बस जवाब नहीं दे रहे हैं। और सिर्फ ये कहते हैं कि आप डेलीगेशन बना के ही अंदर बात करते हैं। जब डेलीगेशन बन के प्रतियोगी छात्रों का जाता है तो सिर्फ ये कहते हैं कि आप गलत हैं, हम सही हैं। आप बताइए कि अगर हमें आप गलत ठहरा रहे हैं तो हो सकता है कि 5 से 10, 20, 50 लड़के गलत हों, लेकिन उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आंदोलन चल रहा है। पूरे प्रयागराज के प्रतियोगी छात्र आके रोड पे बैठे हुए हैं। सारे छात्र गलत नहीं हो सकते, और अगर ये हमारी आवाज को सुनने में असमर्थ हैं तो 23 तारीख को हम महाजुटान करेंगे, महापंचायत करेंगे। 11 तारीख को परीक्षा हुई थी, 12 तारीख को पेपर लीक की खबर फैली सोशल मीडिया पर। उसके बाद छात्रों ने जुटान किया। लगातार लोक सेवा आयोग के बाहर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 से 12 दिन हो गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। हमारा डेलीगेशन 2, 4, 5 छात्र गए थे बीच में मिलने, उनका मोबाइल जमा करा दिया जाता है, उनको धमकी दी जाती है। अगर एसटीएफ की जांच आपने बैठाई है, इसका मतलब पर्चा आउट हुआ है। इसी संदर्भ में आगे हम लोगों ने आज सभा को समाप्त करेंगे। 23 तारीख को महापंचायत, महाआंदोलन 11 बजे लोक सेवा आयोग के गेट पर होगी, और 5000 की संख्या में इलाहाबाद विश्वविद्यालय और प्रयागराज के छात्र सड़कों पर होगा। मथुरा के संस्कृति विश्वविद्यालय में पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे, जहां ब्रज साहित्योत्सव का उद्घाटन किया गया। मौके पर पद्मश्री डॉक्टर अशोक चक्रधर भी मौजूद रहे। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की शक्तिपीठ है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के सफर की स्वाभाविक समृद्धि सुनिश्चित करता है। वहीं कुलाधिपति डॉक्टर सचिन गुप्ता ने कहा कि ये एक पहल है जिसे समृद्ध बनाना है। संस्कृति विश्वविद्यालय में ये ब्रज साहित्य उत्सव मनाया जा रहा है। इसका मेन पर्पस ये है कि हम ब्रज क्षेत्र से हैं और ब्रज के साहित्य को जानने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे ब्रज क्षेत्र के वासी जितने यहाँ पे साहित्यकार हुए हैं उनको जाने, उनको पहचाने, और जितने भी यहाँ कवि हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, उनको रूबरू हो, और ब्रज की जो एक बहुत रिच यहाँ पे कल्चर है उसको जाने। ब्रज भाषा जो पूरे देश में नहीं विदेश में बोली जाती है, लेकिन बहुत कम है जो ऐसे यहाँ जानते हैं। जैसे यहाँ पे रसखान जैसे कवि हुए हैं, सूरदास हुए हैं, और यहाँ पे अभी पिछले ही वर्ष यहाँ पर मीराबाई के 500 वर्ष पूरे हुए हैं।
अलीगढ़ में अखंड भारत हिंदू सेना के संस्थापक दीपक शर्मा ने अपनी हत्या कराए जाने की आशंका जताते हुए पुलिस में तहरीर दी। उन्होंने जेल में बंद कुख्यात अपराधी अकरम टिप्पा पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने इस बदमाश के खिलाफ साल 2022 में थाने में तहरीर दी थी, जिसके बाद से वो जेल में बंद है। अब वो उसे जेल से ही हत्या करने की धमकियां दे रहा है। मामले में दीपक शर्मा ने सिविल लाइन थाने में अपराधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। श्री दीपक शर्मा ने अपनी सुरक्षा के दृष्टिगत एक प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया है। इसकी गहनता से जांच की जा रही है एवं आवश्यकता अनुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गाजीपुर पुलिस की मासूम बच्चे के हत्यारोपी के साथ मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में चलाई गई गोली बदमाश के पैर में जा धंसी और वो घायल होकर मौके पर ही गिर गया। पूरा मामला गहमर थाना क्षेत्र के देवल गांव का बताया जा रहा है, जहां 21 फरवरी को 19 फरवरी से लापता 9 साल के बच्चे का शव पड़ोसी के घर में मौजूद बक्से से बरामद किया गया था, जबकि पड़ोसी घर से गायब था, जिसकी लगातार पुलिस तलाश कर रही थी। फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की है। दिनांक 19/2/24 को ग्राम देवल में एक 9 वर्षीय बालक जो कि अपने घर से खेलते हुए गायब हो गया था, बाद में उसकी डेड बॉडी उसके पड़ोस में रहने वाले संजय नट के घर से बक्से में बरामद हुई थी। इस सूचना पर समुचित धाराओं में मुकदमा तरमीम किया गया था तथा संजय नट की लगातार तलाश की जा रही थी। आज देर रात चौकी प्रभारी देवल को यह सूचना मिली कि संजय नट देवल की तरफ से होते हुए बधारा की ओर भागने की फिराक में जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर चौकी प्रभारी देवल द्वारा थाना प्रभारी गहमर को सूचना देते हुए इस व्यक्ति की जाने वाले रास्ते पर छुप करके इंतजार किया जा रहा था। तभी उधर से मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। इसको रुकने का इशारा किया गया चौकी प्रभारी द्वारा, परंतु वो तेजी से भागा। चौकी प्रभारी देवल ने उसका पीछा किया। दूसरी तरफ से प्रभारी निरीक्षक गहमर की टीम आ रही थी। एक जगह पर वह मोटरसाइकिल रोक करके किनारे पुलिस टीम पर फायर करते हुए भागा। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी उस पर आत्मरक्षा में फायर किया गया। औरैया में डीएम नेहा प्रकाश और एसपी चारू निगम ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। बैठक में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए गए। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।